हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली बोर्ड। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम कराते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि जो हमारा थर्ड चैप्टर था उसका सारा एक्सप्लेनेशन, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। इट मीन्स हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने उसको पूरा देखा होगा, राइट। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी, बस क्या थी, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। बेसिकली आज की जो क्लास है वहां पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको बस दिमाग लगाना है और आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अब समझ में आ जाएगा कि हमने कितने अच्छे से चैप्टर नंबर 3 को समझा है। आपको फीडबैक मिल जाएगा जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्वेश्चन करना, चलो सबने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है हमारा, हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आपको बड़ी सी कंडीशन कोई दे देंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि बताइए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, या कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है ना। तो इसके लिए आपको जो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कन्वेंशंस पढ़े थे, अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, टोटल आई थिंक 11 पढ़े थे, राइट। तो वो सारे अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए प्रिंसिपल पता होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं पढ़ा है तो भाई प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरे प्रिंसिपल्स कवर कराया है, सब कुछ बताया है। तो यदि नहीं देखा है तो एक बार देख लो, और यदि देख लिया है तो फिर फटाक से इसका आंसर करो जो क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। So the question number 1 says that Rahul, the proprietor of Messrs RK and Corporation, एक भाई राहुल नाम के कोई व्यक्ति है जो ओनर है एक कंपनी के, है ना। उन्होंने क्या किया है, परचेज एन एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल्ड इट एट हिज रेसिडेंट। तो भाई देखो राहुल क्या है भाई, एक ओनर है कंपनी के, है ना। इन्होंने क्या किया है, एक एयर कंडीशनर परचेज किया है। एयर कंडीशनर मतलब एसी, है ना। एसी को परचेज किया है और इन्होंने अपने घर में उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। उनके घर पे इसको लगवाया, एक एसी है। फिर बोला है द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेसर्स आरके एंड कॉर्पोरेशन। क्या बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो पेमेंट करी है, ये जो एसी इन्होंने खरीदा है, इसकी जो पेमेंट है इन्होंने चेक से करी है। और वो किसके अकाउंट से वो चेक किया, मतलब किसके बैंक अकाउंट से किया है, कंपनी के बैंक अकाउंट से, है ना। खुद के अकाउंट से नहीं किया। एसी इन्होंने खुद के घर पे लगाया है, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो कंपनी के बैंक अकाउंट से करी है। इतनी कहानी समझ गए। अब आगे आपसे कह रहे हैं द अकाउंटेंट डेबिटेड द ड्रॉइंग अकाउंट विद द अमाउंट वेयर एज राहुल इज ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी डेबिटेड टू द फिक्स्ड एसेट। इन योर व्यू व्हाट इज हु इज करेक्ट एंड व्हाई। अब देखो जो इनकी कंपनी के अकाउंटेंट थे, मतलब जो इनके अकाउंट्स वगैरह संभालते थे, डेली रिकॉर्ड बनाते थे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दिया ड्रॉइंग अकाउंट में, क्योंकि अकाउंटेंट ने सोचा कि भाई इन्होंने अपने घर पे एसी लगवाया है और जो पैसा है वो कंपनी के अकाउंट से लिया है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की ड्राइंग हो गई कि भाई जो ओनर है उसने कंपनी का पैसा लिया, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। एसी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, अपने घर पे लगवाया, कंपनी में तो लगवाया नहीं। तो जो अकाउंटेंट है उसने डेबिट कर दिया उसके ड्रॉइंग अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जो राहुल जी थे, जो हमारे ओनर थे, इनका ये मानना था कि इस अकाउंट को या इस पर्टिकुलर जो अमाउंट है जिसमें उन्होंने एसी खरीदा है, इसको क्या करो, डेबिट करो फिक्स्ड एसेट के रूप में, कि हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उसमें डेबिट करो। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये चीज सही है? कौन सही है दोनों में से, अकाउंटेंट सही है या फिर जो राहुल है यहाँ का ओनर वो सही है? अब आपको ये बताना है, राइट। तो बताइए आपको क्या लग रहा है कि जो अकाउंटेंट है उसने ड्रॉइंग अकाउंट में
ट्रांसफर करके सही किया, या जो राहुल कह रहा है कि भाई ये होना चाहिए फिक्स असेट में। फिक्स असेट में अच्छा कब होगा, पहले आप मुझे ये बताओ। फिक्स असेट में ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये तब डेबिट होगा जब ये एसी कहाँ लगता, ऑफिस में लगता या आपकी कंपनी में लगता, है ना। यदि कंपनी में लगता तो ये पर्टिकुलर चीज कहाँ डेबिट होती, फिक्स असेट में डेबिट हो जाती, कंपनी के अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे बात है क्या, रेसिडेंस की। उन्होंने अपने घर पे एसी लगवाया और पैसा कंपनी से लिया, तो ये तो भाई सही है, ये तो ड्रॉइंग वाली बात हो गई ना। पर्सनल यूज के लिए किया तो ये तो ड्राइंग वाली बात हो गई। यदि कंपनी में लगाया होता तो फिक्स एसेट होता कंपनी के लिए, तो कंपनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसको पढ़ लेते हैं, आंसर क्या बोल रहा है। तो अकाउंटेंट इज करेक्ट, भाई अकाउंटेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी वाला, जिसमें हम क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ओनर अपने अपने मतलब पर्सनल लाइफ में या जो भी अपनी पर्सनल चीजें कर रहा है उसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या किया, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए एसी खरीदा, तो अब आप इसको बिजनेस में थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे कि भाई हमने एसी खरीदा। यदि ऐसी बिजनेस में लगाने के लिए खरीदा होता, कंपनी में लगाने के लिए खरीदा होता, तो हम रिकॉर्ड करते। भाई ये तो ओनर में क्या चल रही है, ओनर की पर्सनल लाइफ में चीजें चल रही है, इसको आप बिजनेस से इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, जिसमें आपने क्या बोला है कि भाई दोनों अलग है, सेपरेट है। सिंस द एयर कंडीशनर हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द रेसिडेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, therefore for his personal use it is that is for his personal use it is drawing by the owner। ठीक है, तो भाई एसी आपने लिया, अपने घर के लिए लिया, तो ये क्या हो गया, आपकी ड्राइंग हो गई, क्योंकि एसी का पैसा आपने खुद नहीं पे किया, आपने कंपनी के अकाउंट से पे करवाया। ठीक है, मतलब आपने कंपनी से पैसा लिया खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो ये तो आपकी ड्राइंग हो गई। इसलिए ये कोई फिक्स एसेट्स के अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि एसी आपने कंपनी के लिए नहीं खरीदा, खुद के लिए खरीदा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। समझ गए, क्लियर हो गया ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलो, ऐसे ही आपसे घुमा फिरा के बहुत सारी कंडीशन देके और आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो है, ये बताइए दोनों में से सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखोगे ना तो फटाक से बन जाएंगे कॉन्सेप्ट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which accounting principle requires that personal expense of proprietor or partners should be debited to drawing account। तो आपने प्रिंसिपल सारे पढ़े हैं, मैंने आपको सारे प्रिंसिपल समझाए, तो किस वाले प्रिंसिपल के तहत या किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा है कि जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है किसी भी प्रोप्राइटर का या जो आपके मालिक है, जो आपका बिजनेस का ओनर है, उसके जितने भी खर्चे हैं, है ना, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ड्रॉइंग अकाउंट में जाएंगे। बताइए कौन सा आपका प्रिंसिपल कह रहा है कि यदि ओनर ने अपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं तो आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे ड्रॉइंग अकाउंट में। कौन सा अकाउंट कहते हैं, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया किस प्रिंसिपल के तहत मानते हो। सो अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के तहत। देखो बिजनेस एंटिटी में मैंने क्या बताया था कि ओनर अलग और आपकी कंपनी अलग। ठीक है, कंपनी के ट्रांजैक्शंस अलग हैं और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ओनर के खर्चे हैं पर्सनल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपेंस, है ना, तो ओनर के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में जाते हैं। क्योंकि ड्रॉइंग का क्या मतलब होता है पता है आपको, ड्रॉइंग मतलब जो भी पैसा ओनर ने अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए कहाँ से निकाला है, बिजनेस में से निकाला है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो यदि कोई भी ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है तो उसे हम ड्रॉइंग अकाउंट में क्यों बताते हैं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। क्लियर, समझ आ गया। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, एक प्रिंसिपल था हमारा, उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी बिजनेस की पूरी लाइफ होती है, बिजनेस की लाइफ क्या होती है भाई, 2-4 साल की नहीं होती, बहुत लंबी लाइफ होती है, इनफाइनाइट होती है ना। तो बिजनेस की एक लंबी लाइफ होती है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर, हर एक साल में हम अकाउंट्स बनाते हैं, है ना, तो बिजनेस की लाइफ को क्या कर रहे हैं, हर एक साल में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, आपसे रीजन पूछ रहा है, व्हाई द एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, बताइए इसका रीजन। तो यदि हम इसका आंसर देखें
तो आंसर कह रहा है टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस एट रेगुलर इंटरवल, दैट इज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो भाई सिंपल सी बात है कि यदि हम लास्ट टाइम का वेट करेंगे कि भाई जब बिजनेस बंद होगा तब कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो बिजनेस तो आपको पता ही है भाई बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 50-60 सालों तक भी बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। जैसे कि हमारे टाटा जो एंटरप्राइज है, टाटा इंडस्ट्रीज है, ये कितने लंबे टाइम से चल रही है ना, तो ये आखिरी टाइम का तो वेट करेंगे ही नहीं कि यार आखिरी टाइम में देखेंगे कितना प्रॉफिट है। ये क्या करते हैं भाई, हर साल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, मतलब पूरा एक साल का इनका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें ये क्या देखते हैं, लास्ट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं और अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, है ना, जो भी होता है कंपनी को उसको देखते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस की एक पूरी लाइफ है ना, इनफाइनाइट है, ये कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता, है ना। यहाँ से यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए 2024 से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये बहुत लंबा आगे तक जाएगा, लेकिन आप उस पॉइंट तक वेट नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या कर रहे होगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे, दैट इज 1 ईयर, एक साल में। ये 2025, 26, 27, 28 लाइकवाइज आप एक एक साल में इसको डिवाइड करोगे और फिर क्या देखोगे, अपनी पोजीशन देखोगे कि भाई एक साल में क्या पोजीशन है, अगले साल क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, लाइकवाइज आप इसकी पोजीशन को देखोगे रेगुलर इंटरवल्स में। क्लियर? तो अब समझ में आ गया कि क्यों हम बिजनेस की पूरी लाइफ को डिवाइड करते हैं, सो दैट हम हमारा प्रॉफिट या लॉस देख सके। हर साल देखेंगे तो सही रहेगा, लास्ट टाइम तक वेट करेंगे तो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है कंपनी में, क्या प्रॉफिट हो रहा है, राइट। समझ आ गया वाला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। An investment company has securities as current asset having market value substantially lower than the cost price। क्या बोल रहा है, देखिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करती है ना, किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा इन्वेस्ट करती है, वो एक कंपनी है जिसके पास कुछ सिक्योरिटीज है, उसने किसी कंपनी की कुछ शेयर खरीद के रखे या कोई भी सिक्योरिटी खरीद के रखी है, राइट। तो एज करेंट एसेट हैविंग मार्केट वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है, देखो मार्केट वैल्यू मतलब वो प्राइस जिसपे यदि आज हम ये सिक्योरिटी को मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो जो प्राइस हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू, ठीक है। तो वो जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, लो है, कम है, मार्केट वैल्यू कम है किसके, कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे क्या हमने खरीदी थी, ये सिक्योरिटी खरीदी थी, है ना, समझ गए। कॉस्ट प्राइस मतलब सिक्योरिटी हमने जिस प्राइस पे खरीदी थी, और मार्केट वैल्यू मतलब आज हम जो बेचने जा रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो मार्केट वैल्यू कहलाएगी, राइट। इतना समझ आ गया। तो जो मार्केट वैल्यू है वो कम है और जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा थी, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है द कंपनी कंटिन्यू टू शो दैम एट कॉस्ट, तो लेकिन कंपनी आज भी क्या कर रही है, उसको कॉस्ट प्राइस पे शो कर रही है। देखो ये है मार्केट प्राइस, राइट, ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। और ये जो है आपका कॉस्ट जो है वो आपकी लो है, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं इसको। और ये आपकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, और आपकी मार्केट वैल्यू कम है, क्लियर। लेकिन कंपनी आज भी क्या कर रही है, चीजों को कॉस्ट प्राइस पे ही दिखा रही है, चीजों को मतलब जो आपकी सिक्योरिटीज है उसको आज भी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रही है, मतलब ज्यादा वैल्यू दिखा रही है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो आज भी वो ज्यादा कॉस्ट पे क्या कर रही है, सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इज बीइंग फॉलोड। अब आपको बताना है कि जो प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल है क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है। तो प्रूडेंस वाले प्रिंसिपल में हमने क्या बोला था कि यदि आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है या यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकम होने वाली है तब आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन यदि आपको लॉसेस के चांसेस 1% भी लग रहे हैं कि यार लॉस होने वाला है या कोई हमें आप कह सकते हो एक्सपेंस होने वाला है, तो उसको आप तुरंत रिकॉर्ड कर लोगे। यही होता है कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना है क्या ये वाला कॉन्सेप्ट इस केस में फॉलो हो रहा है। अब देखो इस केस में हो क्या रहा है कि हमने पढ़ा है कि सिक्योरिटीज को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे करते हैं। मैंने आपको वैल्यूएशन वाले प्रिंसिपल में जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको हम कौन सी वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वाली वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे या फेयर प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कंपनी कॉस्ट प्राइस पे कर रही है जो कि हाई है
है ना, लेकिन देखा जाए तो कंपनी को मार्केट वैल्यू पे करना था, राइट। तो इस वजह से हो क्या रहा है, देखो आंसर में हम देख लेते हैं, इस वजह से जो कॉस्ट प्राइस है जो ज्यादा है, इट मींस कंपनी अपने एसेट को ज्यादा वैल्यू पे शो कर रही है। करना चाहिए कम पे क्योंकि वो मार्केट वैल्यू है, लेकिन कंपनी ज्यादा शो कर रही है कॉस्ट प्राइस दिखाकर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, No, the company is not following the concept of prudence. It should bring the value of current asset to its market value. यही बताया मैंने कि सिक्योरिटीज को हमें किस वैल्यू पे करना है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल अदरवाइज शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली हैज। क्योंकि एक्चुअली में जो सिक्योरिटी की वैल्यू है उससे जो कंपनी के एसेट की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू पे दिखेगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेकिन कंपनी कॉस्ट प्राइस पे दिखा रही है, इट मींस वो ज्यादा दिखा रही है, अपनी पोजीशन को ज्यादा अच्छा बता रही है, जो एक्चुअली में कंपनी की है नहीं, है ना। कंपनी की एक्चुअली में उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी कॉस्ट प्राइस पे दिखा करके उसे अच्छी पोजीशन बता रही है। तो इस वजह से ये जो प्रिंसिपल है ये आपका फॉलो नहीं हो रहा है। समझ गए, समझ में आ गया ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे अदर प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करके पूछ सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे देंगे और बताएंगे कि ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको पहले सारे प्रिंसिपल अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लिमिटेड गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 करोड़ टू बिल्ड अ शॉपिंग मॉल टू बी कंप्लीटेड इन 3 years। देखो अब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड करके, कोई कंपनी है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसको एक बिल्डिंग बनानी है। कितने की बनानी है भाई, 100 करोड़ की, ठीक है। 100 करोड़ की उसे एक बिल्डिंग बनानी है, शॉपिंग मॉल वाली, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग बनानी है जो कि पूरे 3 साल में कंप्लीट होगी। भाई 1 साल में बनके खड़ी नहीं होगी, उसको बनाने में पूरे 3 साल लगेंगे और 100 करोड़ में वो बिल्डिंग बनके तैयार होगी। The management of the company want to ascertain profit or loss and this contract only when the contract is completed। तो अब जो कंपनी है वो चाहती है ये देखना कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कब देखेगी, कब देखना चाहती है, जब वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेगी कंपनी, ये देखना चाहेगी कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इज द मैनेजमेंट जस्टिफाई, क्या मैनेजमेंट ये सही कर रहा है। देखो 3 साल में बिल्डिंग बनेगी और कंपनी क्या कह रही है कि हम अपना प्रॉफिट कब देखेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इट मींस 3 साल बाद देखेंगे। तो क्या सही है, क्या ये मैनेजमेंट सही कर रहा है, ये आपको बताना है। बताइए आपको क्या लगता है। तो देखिए इसका आंसर है नो, ये गलत है, क्योंकि हम 3 साल तक वेट नहीं करेंगे। आपको भी पता है हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हर साल बनाते हैं, राइट। तो हम 3 साल तक वेट नहीं करेंगे, हम हर साल हमारी पोजीशन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर में पढ़ लेते हैं एक बारी। No, the management is not justified। तो मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है। Although the true profit or loss can be ascertained only after the completion of contract। तो बेसिकली ये देखा जाए तो बात सही है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको आपका प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, है ना, तभी पता लगेगा। लेकिन इट विल बी डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल ऑफ 12 months फॉर द असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वाला। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमसे कि हमें हमारी बिजनेस की पूरी लाइफ को क्या करना है, एक छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना है। दैट इज 1 year, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 12 months का एक फाइनेंशियल ईयर बनाना है और इस पूरी चीज को, दैट इज ये जो 1 करोड़ है जो कि 3 साल में आपका बनने वाला है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, लेकिन आप 3 साल का वेट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है उसको हर साल देखोगे। जितना भी काम, अब देखो बिल्डिंग तो 3 साल में बनेगी, है ना, लेकिन 1 साल तक जितना भी काम हो गया है आपका उसको आप उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ उसको देखोगे, फिर ऐसे ही अगले साल पे देखोगे और फिर लास्ट वाले ईयर पे भी देखोगे। तो लाइकवाइज 3 साल तक वेट नहीं करना है, हर साल आपको चीजों को रिकॉर्ड करना है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। क्लियर, किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आया है ये, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया 5th वाला क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, why the full cost of an asset is not treated as an expense in the year of its purchase। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि जो भी एसेट होता है, कोई भी एसेट बिजनेस खरीदती है, सपोज बिजनेस से बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी या कोई भी फर्नीचर है, कोई भी चीज अगर कोई बिजनेस खरीदता है तो उसकी जो फुल कॉस्ट आती है, पूरा उसका जो अमाउंट है या जो उसकी फुल कॉस्ट आती है उसको आप
एक साल का एक्सपेंस नहीं मानते हो, है ना, एक साल का एक्सपेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई मशीन खरीदी, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीस की मशीन खरीदी, तो उसका जो 5 लाख रुपीस आपका खर्चा है उसको आप सिर्फ एक ही साल में एक्सपेंस नहीं मानते हो, उसको एक साल का एक्सपेंस नहीं मानते हो, बल्कि उससे ज्यादा का मानते हो। तो ऐसा क्यों करते हो आप, ये आपको मुझे बताना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए अब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कि जो आपके बिजनेस की लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम की है, थोड़े बहुत टाइम की नहीं है, बल्कि एक अच्छे खासे लंबे समय तक आपका बिजनेस चलता है। सो इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। भाई बिजनेस जो है वो काफी लंबे टाइम तक आपका फ्यूचर में चलने वाला है, राइट, यही कहता है प्रिंसिपल। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज spread over its useful life and only the current year's depreciation is treated as expenses। क्या बोल रहा है कि देखो 5 लाख की आपने मशीन खरीदी, अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन सिर्फ एक साल तक ही रहेगी आपके साथ, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक साल में यूज करोगे फिर बेच दोगे, फिर अगले साल दूसरी ले आओगे, फिर बेचोगे, फिर तीसरी साल दूसरी ले आओगे, ऐसा तो करोगे नहीं। भाई यदि आप एक मशीन लेके आए हो तो वो आपके साथ 10-12 साल तक टिकेगी, आपकी कंपनी 10-12 साल तक उसे यूज करेगी, जब तक वो बिल्कुल टूट फूट नहीं जाएगी तब तक आप उसको नहीं निकालोगे, है ना, आप उसको पूरा यूज करोगे, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करोगे। तो जब आपकी बिजनेस या जो आप कह सकते हो जो आपकी मशीनरी है वो आपको एक साल से ज्यादा तक का बेनिफिट दे रही है ना, तो फिर उसका एक्सपेंस आप सिर्फ एक साल में क्यों रिकॉर्ड करो, भाई फिर आप उसका एक्सपेंस भी 10 साल तक रिकॉर्ड करो। ठीक है, समझ रहे हो बात। देखो ये मशीन है, आपने यहाँ खरीदी, ये मशीन आपको बेनिफिट मान लो यहाँ तक दे रही है, ये हो गए मान लो आपको 1 2 3 4 5 6 7, आपके टोटल 7 साल तक आपकी ये मशीनरी आपके साथ दे रही है, इससे आपको 7 सालों तक बेनिफिट मिल रहा है ना। अब मशीन थी मान लो 5 लाख रुपीस की, आप खरीद के लेकर आए थे, ये 5 लाख की मशीनरी आप पूरे 7 सालों तक यूज कर रहे हो, है ना, इससे आपको बेनिफिट भी हो रहा है, पूरे 7 साल तक बेनिफिट हो रहा है। तो फिर इसका जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक क्यों दोगे आप, है ना, सिर्फ 1 साल क्यों दोगे, फिर इसका खर्चा भी आप पूरे 7 साल तक क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे। कैसे स्प्रेड करोगे, देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन के थ्रू। इस पे जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब जितनी भी इसकी वैल्यू गिर रही है, हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू गिरेगी। भाई मान लो आज आपने 5 लाख की खरीदी, 7 साल बाद यदि बेचने जाओगे तो क्या 5 लाख की बिक जाएगी, बिल्कुल नहीं। भाई वैल्यू कम होती है, टाइम के साथ साथ चीजों की वैल्यू भी कम हो जाती है, और मशीनरी जब कंटिन्यूसली यूज होगी तो टूट फूट होगी उसमें, है ना, फिर वो मशीन पहले जैसी नहीं रहेगी, थोड़ी वो हो जाएगी, आप कह सकते हो उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, जब 7 साल बाद मशीन बेचने निकलोगे तो ये 5 लाख की जो मशीनरी है हो सकता है सिर्फ 2 लाख में बिकेगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की बिकेगी। तो लाइक वाइज फिर क्या होगा, इस पे धीरे धीरे करके हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल आपका खर्चा थोड़ा थोड़ा लगेगा। क्लियर हुई ये चीज, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। यही कह रहा है ये कि क्योंकि आपकी लॉन्ग टाइम की वैल्यू है, लॉन्ग टाइम की लाइफ है आपके एसेट्स की, इसलिए आप उसको क्या करते हो, स्प्रेड कर देते हो, उसके जितने भी खर्चे हैं उसको स्प्रेड करते हो, और सिर्फ जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसे रिकॉर्ड करते हो एज एन एक्सपेंस। ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन है, सपोज 5 लाख की मशीनरी है ना, इस पे मान लो आपका हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन लगता है ना, मतलब 20 साल की वैल्यू हर साल क्या होती है, गिरती है, तो इस हिसाब से 20,000 आप हर साल क्या करोगे, इसका एक्सपेंस मान के चलोगे। क्लियर, समझ आ गया यहां तक। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मोहन द ओनर ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस है जिसका जो ओनर है उसका नाम है मोहन, ठीक है, रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख। इसको एक ऑर्डर मिला है, ये कोई बिजनेस है, कुछ चीज का प्रोडक्शन करता है, तो इसको एक ऑर्डर मिला है कि आपको क्या करना है, हमें गुड्स सप्लाई करने हैं, मतलब इसको गुड्स की सेल करनी है, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, मतलब इसको 2 लाख रुपए का कोई ऑर्डर मिला है, अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, ठीक है। फिर ही हैज आल्सो रिसीव 25,000 अगेंस्ट हिज ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर मिला 2 लाख रुपए का, उस पर इसको एडवांस भी मिल गया 25,000 रुपए। 2 लाख का ऑर्डर है और 25,000 इसको एडवांस मनी में मिल गई, एडवांस इसको पैसा भी मिल गया। फिर लिखा है मोहन वांट टू रिकॉर्ड इट एज अ सेल। अब जो मोहन है ये चाहता है कि इसको रिकॉर्ड कर दे सेल में, कि हमारी क्या हो गई, इतने की सेल हो गई, तो मोहन इसको एज अ सेल रिकॉर्ड करना चाहता है। आपसे पूछा है इज मोहन करेक्ट इन डूइंग सो, क्या मोहन ये सही कर रहा है,
कि अभी इसको 2 लाख का ऑर्डर मिला है और इसको 25,000 एडवांस मिल गया और ये चाहता है कि इसको सेल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दे। तो अब आप बताइए क्या ये मोहन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको बस ये बताना है। बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए सेल के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही विल नॉट बी करेक्ट इन रिकॉर्डिंग इट एज सेल्स बिकॉज द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड एज येट। क्योंकि भाई अभी तो सिर्फ ऑर्डर मिला है और सिर्फ एडवांस पैसा मिला है। क्या सेल हो गई अभी? क्या इसने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया? नहीं किया, गुड्स अभी ट्रांसफर हुए नहीं है, इसलिए ये इसको सेल के रूप में नहीं दिखा सकता, सेल के थ्रू इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, एंड हेंस द सेल इज नॉट कंप्लीटेड, अभी तक सेल हुई नहीं है ना, अभी तक इसने सामान की सेलिंग करी नहीं, अभी तक गुड्स इसके डिलीवर नहीं हुए हैं। मोहन हैज नॉट अर्न द रेवेन्यू एज फार, और अभी तक इसको रेवेन्यू भी नहीं मिला, अभी तो सिर्फ एडवांस सिर्फ 25,000 मिला है, बाकी का तो इसे अभी मिला ही नहीं है ना, बाकी का अमाउंट इसे नहीं मिला। अंडर द मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्नड। तो आपने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताइए? कि रेवेन्यू और एक्सपेंस हर साल के, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी रेवेन्यू हुआ है और उसके लिए जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे एक ही ईयर के होने चाहिए और मैच होने चाहिए, राइट। तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज अर्न। तो जैसे ही पैसा आपको या जो भी रेवेन्यू है वो आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपको अर्न हो जाएगा। अभी आपको अर्न नहीं हुआ है, 2 लाख रुपीज में से अभी बाकी का पैसा मिलना बाकी है। क्या लिखा है? when the cost is incurred to earn that revenue is also recognized as expense in that period। ठीक है, तो जिस भी वर्ष आपको वो पैसा रिसीव हुआ है उसी वर्ष उसको कमाने के जो भी एक्सपेंसेस है वो उसी वर्ष के होने चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले केस में ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, जब इसकी सेल हो जाएगी और जब इसको पूरे 2 लाख रुपीज रिसीव हो जाएंगे उसके बाद ही ये क्या करेगा? उसे रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग आर शोन एट 10 लाख इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस ओन्ड बाय मिस्टर युवराज। एक बिजनेस ओनर है मिस्टर युवराज, इन्होंने क्या किया? इनके पास कुछ लैंड एंड बिल्डिंग है, असेट है इनके पास कुछ, जो बैलेंस शीट में इन्होंने 10 लाख रुपए का दिखाया है ना। बैलेंस शीट पे इन्होंने ये असेट की वैल्यू कितनी दिखाई है? 10 लाख रुपीज दिखाई है। फिर लिखा है however as per the certificate of government approved the valuer the receivable या the realizable value of land and building is 200 lakh। अब देखो जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि देखें या उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यदि देखें तो यदि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब कि जो 10 लाख की इसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, यदि आज इसको मार्केट में बेचने निकलता है ना, मार्केट में यदि इसको सेल करने निकलता है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 लाख रुपीस की। ठीक है, फिर आपसे बोला है मिस्टर युवराज वांट टू शो द लैंड एंड बिल्डिंग एट दिस वैल्यू इन हिज बुक। तो जो मिस्टर युवराज है वो क्या चाहते हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं? 20 लाख वाली वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कैन ही डू सो? क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट पे जो कॉस्ट की वैल्यू दिखाई है इस लैंड एंड बिल्डिंग की वो 10 लाख रुपीस दिखाई है सिर्फ, और यदि हम देखें इस प्रॉपर्टी की जो आज की वैल्यू है, मतलब आज जो इसकी मार्केट में वैल्यू है, मतलब यदि आप मार्केट में इसको बेचने निकलोगे तो ये जो 10 लाख की वैल्यू थी ये अब बढ़ के कितनी हो गई है? 200 लाख हो गई है। ठीक है, किसके अप्रूव में? गवर्नमेंट ने इसको मतलब अप्रूव किया है। सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है ना तो गवर्नमेंट उसकी वैल्यू बताती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 200 लाख हो गई है। तो अब ये चाहते हैं कि इसको 10 लाख पे ना दिखा करके 200 लाख पे दिखाए, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? इज ही कैन डू दिस? आपको ये बताना है, बताइए क्या लगता है आपको? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नो। अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में? मैंने जो आपको वैल्यूएबल वाला प्रिंसिपल बताया था उसमें मैंने कहा था कि जो असेट होते हैं इसे हम कौन सी वाली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जिस पर आपने इसको खरीदा है। जो लैंड एंड बिल्डिंग है जो आपने खरीदी है, जिस कॉस्ट पर खरीदी है उस पर रिकॉर्ड करोगे, ना कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो बढ़ती है भाई। देखो जो बिल्डिंग है या जो लैंड है ना, जमीन की या जो आपकी बिल्डिंग है इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती है।
आपने खरीदी कितने की थी? 10 लाख की। आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200 लाख हो गई, राइट। तो इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन जब आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो किस पे करोगे? जो ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपने पे करी थी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर। एक्वायर मतलब जिस प्राइस पे या जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा था उसे आप क्या करोगे? उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, ना कि उस पर जो इसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू तो देखो कितना डिफरेंस है, 10 लाख की खरीदी थी और आज वैल्यू कितनी हो गई? 200 लाख हो गई, ठीक है। लेकिन अपने अकाउंट्स में आप उसी वैल्यू पे करोगे जिस पे आपने खरीदी है, उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जब आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही असेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे नहीं करोगे। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाक से लाइक शेयर कर दो। सबने कर दिया? पक्का? चलो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है श्याम परचेज अ बिल्डिंग फॉर 20 लाख, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, इसने क्या किया? एक बिल्डिंग खरीदी है 20 लाख रुपए की, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years, अब 5 साल बाद द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग अमाउंटेड टू 3 लाख। अब उसमें जो डेप्रिसिएशन लग गया वो 3 लाख का लग गया। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साइड में। खरीदी कितने की थी? 20 लाख की खरीदी थी, ठीक है। कितने साल बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगाया? 5 साल बाद जो उसमें डेप्रिसिएशन लग गया वो 3 लाख का लग गया। फिर कह रहा है हाउएवर ड्यू टू बूम इन द प्रॉपर्टी मार्केट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 28 लाख। अब उसकी प्राइस क्या हो गई? 28 लाख हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? क्योंकि भाई प्रॉपर्टी के रेट हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते हैं। आज की बिल्डिंग आपने कितने में ही खरीदी है, उसके 5 साल बाद हमेशा रेट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। सेम यदि आपके पास कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी? बढ़ती जाएगी। प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ? जो बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 28 लाख हो गई, राइट। आगे कह रहा है स्टेट द वैल्यू एट विच बिल्डिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द सेम। अब आपको रीजन भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि किस वैल्यू पे आप बिल्डिंग को रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बताइए, खरीदी कितने में थी? 20 लाख में खरीदी थी, कॉस्ट वो थी 20 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 3 लाख लग गया। लेकिन आज जो मार्केट वैल्यू है वो 28 लाख है। तो अब आप किस वैल्यू पे अपने अकाउंट्स पे दिखाओगे ये आपको बताना है। तो हमने प्रीवियसली जो क्लास थी वहां पे मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके एसेट है वो आप किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है? यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो है 20 लाख आपकी कॉस्ट है, ये आपकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और जो आपका 3 लाख है ये आपका डेप्रिसिएशन लग गया है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जो 20 लाख की आपकी बिल्डिंग थी इसमें 3 लाख का डेप्रिसिएशन मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई। 20 लाख में से इसकी 3 लाख जो थी वैल्यू वो कम हो गई, राइट। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आपको बस ये बताना है कि किस वाली अमाउंट पे या किस वैल्यू पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो हमने पढ़ा है असेट को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्डिंग विल बी शोन इन द बुक एट 17 लाख। 17 लाख में आप बिल्डिंग को दिखाओगे। अब ये 17 लाख मैडम कहाँ से आ गया? देखो 17 लाख यहाँ से आया, जो आपकी कॉस्ट थी दैट इज 20 लाख आपने खरीदा था। जब भी आप किसी एसेट को रिकॉर्ड करते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, उसको हम कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू पे तो करते ही नहीं करना है ना। मार्केट वैल्यू पे तो बिल्कुल नहीं करना है। इस वाली पे मार्केट वैल्यू को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते। किसके केस में? किसी भी असेट के केस में हमेशा किस पे करते हैं? हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है। लेकिन एक चीज और जो कॉस्ट में से माइनस होती है दैट इज डेप्रिसिएशन। इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या हो गया? खर्चा लग गया। भाई 20 लाख में खरीदी थी, 3 लाख इसकी वैल्यू कम हो गई, है ना, मतलब 3 लाख का घाटा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 लाख। तो असेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इसको याद रखना, ठीक है। असेट कॉस्ट, जो भी असेट की कॉस्ट है, या आप लिख लो इसको कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट
में से आपको क्या माइनस करना होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे आप ये असेट को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, 20 माइनस 3 करोगे 17 लाख आ जाएगा। 17 लाख पे आपको क्या करना है? बिल्डिंग को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने क्या देखा था? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में यही देखा था कि जो भी असेट है जिस रेट पर आपने खरीदा है उसे भी उसी पर रिकॉर्ड करेंगे, राइट? अकॉर्डिंग टू विच असेट आर शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। यही मैंने बताया कि जो भी असेट है जिसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो कॉस्ट पे करोगे, क्या लेस करके? डेप्रिसिएशन को लेस करके। ठीक है, 20 लाख कॉस्ट थी, 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन था, माइनस कर देंगे तो 70 लाख रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी जिस पर आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब मान लीजिए कोई यदि ऐसा असेट है जिसपे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, राइट? कोई यदि डेप्रिसिएशन नहीं लगा, कोई डेप्रिसिएशन की कहानी क्वेश्चन में नहीं दी, तो डायरेक्टली अब आप क्या करोगे? मार्केट वैल्यू को तो करना ही नहीं है किसी केस में, सिर्फ सिक्योरिटीज के केस में हम मार्केट वैल्यू पे करते हैं, राइट? किसके केस में? सिक्योरिटी के केस में। लेकिन यदि कोई अदर असेट्स है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? चलो अब देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मटेरियलिटी कन्वेंशन इज एन एग्जेम्पशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। एक वाला जो कॉन्सेप्ट है या कह सकते हो कन्वेंशन है वो है मटेरियलिटी कन्वेंशन, और दूसरा आपसे कह रहा है फुल डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही हमने पढ़े हैं, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियलिटी कन्वेंशन आपसे क्या कहता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे या यूजर को वही इंफॉर्मेशन बताओगे जो क्या होगी? रिलेवेंट होगी, जो जरूरी होगी या जो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। फालतू की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके डिसीजन में कोई हेल्प ही नहीं कर रही है वो आप शो नहीं करोगे, या जो रिलेवेंट नहीं है उसको आप शो नहीं करोगे, सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं उनको ही शो करोगे। ठीक है, कम से कम इंफॉर्मेशन दोगे, जो जरूरी है वही दोगे, फालतू की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जो इमटेरियल है उसको नहीं दोगे, जो मटेरियल है यूजफुल है सिर्फ वही दोगे। ये कौन सा आपका कन्वेंशन है? मटेरियलिटी वाला कन्वेंशन है। क्लियर? रिवाइज करवा दिया मैंने। अब इसके बाद जो आपका अगला वाला कॉन्सेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर चीज आपको डिस्क्लोज करनी है, सारी चीजें आपको बतानी है, कुछ भी कंपनी नहीं छुपाएगी। हाँ, कुछ सीक्रेट है कंपनी की, कुछ सीक्रेट चीजें हैं तो वो छुपा सकती है, लेकिन जो सीक्रेट नहीं है उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी कंपनी को क्या करनी है? जनरल पब्लिक में या यूजर्स में डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपा नहीं सकती कंपनी, राइट? ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट है ना? ये क्या एक एग्जेम्पशन हो गया, मतलब मटेरियलिटी में हमने कहा तो है कि हमें यूजफुल चीजें बतानी है, लेकिन फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कि आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, ये एक एग्जेम्पशन हो गया। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि ये एग्जेम्पशन है और आपको रीजन भी बताना है आपके सपोर्ट में, आपके आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी बताना है? तो बताइए अब इसका क्या आंसर हो सकता है? ये तो आपको पता है भाई दोनों अपोजिट चीज कह रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं ये इसका एग्जेम्पशन है, लेकिन किस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, मटेरियलिटी कन्वेंशन इज एन एग्जेम्पशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो भाई ये तो है, क्या है इसका? एग्जेम्पशन तो है, दोनों ही क्या कर रहे हैं? अपोजिट बातें कर रहे हैं, right? So according to the materiality convention, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed due to unnecessarily overburden while, ठीक है चलो overburden, यहाँ तक क्या बोल रहा है? ये किसके बारे में बोल रहा है? मटेरियलिटी के बारे में बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या कहता है कि आपको सिर्फ वही चीजें क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है, वही चीजें बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, राइट? फालतू की इररिलेवेंट चीजें आप यूजर्स को नहीं बताओगे, अननेसेसरी ओवरबर्डन नहीं करोगे, मतलब बहुत सारी ओवर इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। जो भी इररिलेवेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो दिखाओगे, इनसिग्निफिशिएंट है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट चीजों को आप यूजर्स तक नहीं पहुंचाओगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है? आपका मटेरियलिटी। अब वाइल फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट स्टेट, अब जो आपका फुल डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है
देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर या फिर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये आप बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहा है कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है और कंप्लीट डिस्क्लोजर करना है। फुल डिस्क्लोजर मतलब हर चीज आपको बतानी है, राइट। तो हो गया ये अपोजिट। भाई ये कह रहा है कि जरूरी चीजें बताओ, फालतू ओवरबर्डन नहीं करना है इन्फॉर्मेशन का, और ये कह रहा है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर, सब कुछ बताना है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये इसका क्या हो गया, एग्जेम्पशन हो गया। क्लियर, समझ आ गया। यदि आपको ये दोनों जो आपके कॉन्सेप्ट थे या कन्वेंशंस थे, यदि आपको दोनों क्लियर हुए थे माइंड में, यदि आपको समझ में आ गया था, तो आप इसका आंसर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए यदि अभी भी आपने प्रिंसिपल वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रिंसिपल बेस्ड ही आते हैं, राइट। तो इसके लिए प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट या जो आपके कन्वेंशंस है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गए आज के क्वेश्चंस, राइट। चलो, तो आज की क्लास में हमने कुछ हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन किए, अभी और हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डेली क्लासेस में आपको जुड़ना है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां हम प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके साथ साथ हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर हम हिंदी मीडियम कोर्सेज को भी कवर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। हम कवर करते हैं सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ साथ वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। रिवीजन के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स भी हम लेकर आते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।